कोफिशिएंट दे रखा है थर्मल एक्सपेंशन का, तो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव दे रखा है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर गई, नेगेटिव है तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो आपने नोटिस नहीं करा, अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम खा ली और फिर आप बोलते हो तो थोड़ी सी जीभ स्टिफ लगती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि जीभ थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सभी के साथ होता है, ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, हो सकता है स्कूल में भी करवाया हो। तो उसमें वो क्वेश्चन देते हैं, उसमें यही बताते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन उसका नेगेटिव है, तो आप ये बताइए कि वो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर कितनी जीभ जो है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और थोड़ी देर बाद जब मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तब आप नॉर्मली बोल पाते हैं, नहीं तो ऐसे बोलने में थोड़ी दिक्कत ही रहती है। चलिए जी, तो इलास्टिक हिस्टेरेसिस में केवल इतना था। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 11 पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। When a wire is stretched, interatomic forces come into play which oppose the change. Work has to be done against these restoring forces. The work done in stretching the wire is stored in it as its elastic potential energy. ये हमको पता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर धनुष बाण को इस तरह से खींचा जाता है तो वो जो धनुष बना हुआ है ना उसकी कोई इसमें योगदान नहीं है, इतना कि बस उसने वायर को रोक रखा है, ठीक है। बाकी जो तीर जितनी दूर जाएगा उसमें क्या है कि वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने स्ट्रिंग को खींचा तो स्ट्रिंग को आपने इलोंगेट करा, स्ट्रेच करा तो अब वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आना चाहता है, आना चाहेगा तो उसके साथ में तीर भी जुड़ा हुआ है, तो वो तो ऐसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होकर वो तो ऐसे आना चाहेगा, सीधा होगा, साथ में वो तीर को आगे पुश कर देगा, तीर चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सपोज a force F applied on a wire of length L increases its length by delta L. Initially, the internal restoring force in the wire is 0. When the length is increased by delta L, the internal force increases from 0 to capital F, applied force. Therefore, average internal force for an increase in length delta L of wire is 0 plus F by 2. तो average internal force क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो इलास्टिक पोटेंशियल नहीं बताता हूँ लोगों को। अब ये मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई बो है ना, और यहाँ पर हमने एक एरो लगा लिया इस तरह से, एरो लगाया और फिर उसको यहाँ से ऐसे पकड़कर खींच दिया। अब जब खींचेंगे तो ये यहाँ तक इस तरीके से आ गया। तो जो हमने इसको खींचा है तो हमने इस पर फोर्स लगाई है, वो जो फोर्स है वो कैपिटल एफ है। जब इनिशियली ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ था तो क्या इस पर कोई फोर्स लग रही थी? स्ट्रिंग पर कुछ लग नहीं रही थी फोर्स। तो एवरेज फोर्स की अगर हम बात करेंगे, एवरेज का मतलब ही मीन होता है। तो मीन कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए 4 वैल्यूज हैं तो चारों को ऐड करो, डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर 2 वैल्यूज हैं तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो क्या हो गया? धीरे धीरे जा रहा है इससे दिमाग में? अच्छा, एवरेज फोर्स तो इनिशियली उस पर कोई फोर्स नहीं था कुछ भी, तो 0 थी फोर्स। फिर क्या हो गया? फिर हमने फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई करी, ये हो गया। तो एवरेज फोर्स निकालेंगे तो इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइड बाई 2, इस वजह से एवरेज फोर्स हो गया एफ बाई 2, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो एवरेज फोर्स हो गया, एवरेज इंटरनल फोर्स फॉर एन इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ वायर। तो लेंथ बढ़ गई वायर की, डेल्टा एल। वर्क डन ऑन द वायर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स भाई, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज
एवरेज फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा, तो एवरेज फोर्स कितनी है, F/2, और लेंथ कितनी बड़ी, डेल्टा एल, तो F/2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इन द वायर। तो U इज इक्वल टू, इसको ऐसे बोल सकते हैं, यही जो वर्क डन है, और आपने नोटिस भी करा होगा, हमने लास्ट चैप्टर में भी यही कहा था कि जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होता है, तो स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, तो उसको U बोल देते हैं। तो F/2 इंटू डेल्टा एल बोलने की बजाय हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब F क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, तो हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ, इफ कैपिटल A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, देन U इज इक्वल टू, अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A दे रखा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो U इज इक्वल टू, ये F/A हो गया, और फिर ये डेल्टा एल है तो इसको L से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने डिवाइड किससे करा है, A से और L से, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, A से और L से। अब ये जो A और L है ये क्या है, वो कह रहे हैं ना कि इफ A कैपिटल A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो वायर क्या होती है, हमेशा सिलेंड्रिकल होती है, तो सिलेंड्रिकल वायर, तो हाँ जी, तो ये जो है ये एरिया हो गया, एरिया क्या होता है πr², और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ दे रखी है हमको L, ठीक है, तो πr² इंटू एल, या सिलेंडर की लेंथ को ही H बोलते हैं, तो πr² H वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसी तरीके से अगर मेरे को πr² ना देकर केवल A दे रखा है, A में अगर मैं L मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। F/A क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, भाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला, और AL लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है, तो एक तो ये हुआ। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी को कैसे बनाते हैं, जैसे ये जो U है ना, ये थोड़ा सा इसको ना बड़ा बनाना है ऐसे, और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इसको क्या बनाएंगे, स्मॉल u। स्मॉल u इज इक्वल टू, ये कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया U इज इक्वल टू हाफ इंटू नहीं स्ट्रेन है, अभी बता रहा हूँ, आगे है स्ट्रेन का स्क्वायर, वो कैसे वो बताऊंगा अभी। अभी तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है। स्मॉल यू क्या होता है, ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसी को हम इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। कैसे, ये जो यंग्स मॉडुलस था ये क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या हो गया,
यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। आपने क्या अपना स्ट्रेन हाँ आपने स्ट्रेन से पहले क्या लिखा है? वाई यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल वाई है ना? हाँ नॉर्मल वाई है, वो लिख दिया है ऐसे, नहीं नॉर्मल है, कोई अलग डिज़ाइन नहीं है। अच्छा जी, तो u इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन। तो ये जो y इंटू स्ट्रेन है, ये मैंने किसकी जगह लिखा, स्ट्रेस की जगह, और स्ट्रेन तो स्ट्रेन है ही, तो इस तरह से स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो जो है वो क्या है, Poisson's ratio. Now Poisson's ratio है within the elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. तो lateral strain और longitudinal strain, इन दोनों का जो रेशो है उसी को हम Poisson's ratio बोल देते हैं। कैसे बनता है देखिएगा, हेलो हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग अंशुल, बताइए। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, ओके। तो पहले जो था, पहले इसकी जो विड्थ थी उसको डायमीटर बोल दिया, कैपिटल डी, कैपिटल डी। और फिर ये जो इतना हिस्सा रह गया इसको हमने बोला, इतने हिस्से को d माइनस डेल्टा डी, d माइनस डेल्टा डी। और जो वायर की लेंथ थी, लेंथ हो गई l, और जब ये खिंचा तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई डेल्टा l, ठीक है। तो भाई ये फैक्ट है, हमने लेंथ और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की तो बात हमने कर ली कि भाई जब लेंथ हम बढ़ाएंगे तो वो खिंचेगी, वो डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट घर में भी देख सकते हैं, आटा गूंथते हैं, आटे को खींच दो तो वो लंबा हो जाएगा, उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी तो देखिए साथ में उसका डायमीटर भी तो कम होगा। वो जो पहले मोटा था वो धीरे धीरे पतला भी तो हो जाएगा। तो उसका जो डायमीटर है वो पहले डायमीटर ऐसे था, कैपिटल डी था, वो घट गया, और वो घटा कितना घटा, डेल्टा डी। तो थोड़ा इधर से घटा, थोड़ा इधर से, इधर का और इधर वाले का सब टोटल डेल्टा डी बोला। तो ये जो घटा हुआ है डायमीटर दैट इज डी माइनस डेल्टा डी, ठीक है। घटा हुआ डायमीटर इज डी माइनस डेल्टा डी। तो अब हमें क्या करना है, सपोज द लेंथ ऑफ द लोडेड वायर इंक्रीजेस फ्रॉम एल टू एल प्लस डेल्टा एल एंड इट्स डायमीटर डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू डी माइनस डेल्टा डी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, जब हम किसी भी लेंथ को बढ़ाते हैं, किसी वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं, तो उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो मोटाई भी तो कम हो जाएगी ना। तो हमने ये कहा कि लेंथ जब बढ़ी तो वो बढ़कर कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, और डायमीटर जब घटा तो वो कितना घट गया, डी माइनस डेल्टा डी। कितना कम हो गया, डेल्टा डी कम हो गया, बस इतना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। तो डेल्टा डी क्या है, चेंज इन डायमीटर, अपॉन डी क्या है, ओरिजिनल डायमीटर। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये घट रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। और इन्हीं दोनों का जो रेशो है इसी को हम पॉइजन्स रेशो बोल देते हैं, पॉइजन्स रेशो। क्योंकि वो कम हो रहा है, घट रहा है ना, तो जब घटेगा तो नेगेटिव लेंगे और जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, ये हो गया माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। और इसको ना
स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन हमें पता है, लेटरल स्ट्रेन हम अभी नया देख रहे हैं कि जब किसी की वायर की हमने लेंथ को बढ़ाया तो जो उसकी थिकनेस थी, जो थिकनेस पहले ज़्यादा थी, वो घटकर थोड़ी कम हो गई। ठीक है, कितनी कम हो गई? डी माइनस डेल्टा डी। तो कितनी कम हुई है? डेल्टा डी। ठीक है, तो हमने कहा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और उसको नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि वो घट रहा है। डेल्टा एल को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि वो बढ़ रहा है। बस इन दोनों के रेशो को ही पॉइजन्स रेशो बोल देते हैं। The negative sign indicates that longitudinal and lateral strains are in opposite sense. कि longitudinal और lateral strains जो हैं वो दोनों एक दूसरे के opposite हैं। ठीक है, चलिए जी, ये तो चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ। न्यूमेरिकल थोड़े से ही हैं इसके, न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आएगा।